वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है जियो हेरिटेज साइट्स। फ्रेंड्स, जैसे कि जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज, तो यहाँ पे बेसिकली दो शब्द हैं। एक हो गया ये जियो, एक जियो हो गया जो जियोलॉजी से मिलकर के बना है। ये जियोग्राफी नहीं है। जियोग्राफी में जैसे कि हमारे पास ज्योग्राफी में हमारे पास एयर, वाटर यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, तो ये सब सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती है ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो जियोलॉजी है, ओके, जो जियोलॉजी है, हम वहाँ पर बेसिकली रॉक्स है ना, अर्थ, ये जो रॉक स्ट्रक्चर है, जैसे अर्थ बनी है, तो हम जियोलॉजी में हम उस फील्ड का, हम उस स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली जियोलॉजी से रिलेटेड है। और हेरिटेज, तो जैसे कि विरासत, धरोहर है ना, एक हिस्टोरिकल चीज़। तो अर्थ की ऐसी स्ट्रक्चर्स जो मतलब बहुत ही एंशिएंट है, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वो बनी हैं और उनका अभी तक वो एग्जिस्ट करती हैं, तो दैट इज़ जियो हेरिटेज साइट्स। तो ये हो गया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है। इतने ब्यूटीफुल छोटे छोटे ग्रास है, फ्लावर्स है, और इतना सलीके से रॉक्स रखे हुए हैं। एंड फिर ऊपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक कलर के है ना, ये जो कलर आप देख रहे हो बेसिकली, ये जो ब्लैक कलर है यहाँ पे रेडिश कलर है, और इतना ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इतना ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश, ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश स्टेट में ये पाया जाता है, ये जो रॉक स्ट्रक्चर है, और ये एक जियो हेरिटेज साइट है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में कि जियो हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट, और इसके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक रिसेंटली एक ड्राफ्ट बिल आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके प्रोविजंस क्या है, उसके साथ क्या क्या इशू हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। और साथ ही साथ हम जियोलॉजी, जियोग्राफी, एक्सेट्रा के जो बहुत ही पेरिफेरल कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसको भी साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपका प्रॉपर्ली उसका रिवीजन, रिकैप्चुलेशन भी साथ ही साथ होते चले। तो चलिए, अपना कॉपी कलम लेकर के आप तैयार हो जाइए और लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं जियो हेरिटेज साइट पर। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक जेनरिक डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये बेसिकली क्या होती है। तो हम आते हैं सबसे पहले, जियो हेरिटेज इनकम्पासेस ग्लोबल, ठीक है, लेवल बता रहा है, ये स्केल बता रहा है कि ग्लोबल हो गया, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या लोकल फीचर्स ऑफ जियोलॉजी भी मैंने बताया, रॉक स्ट्रक्चर, अर्थ की रॉक स्ट्रक्चर्स को जो स्टडी करते हैं उसे जियोलॉजी बोलते हैं। एट ऑल स्केल्स, ये ऑल स्केल्स है। यहाँ पे जब आप ज्योग्राफी रीड करोगे तो वहाँ पर एक ज्योग्राफिक स्केल होता है, मतलब जैसे अर्थ की जो एज है ना, अर्थ की जो एज है, या कहिए जो टाइमलाइन है ना, जो टाइमलाइन होती है उसको अपना जियोग्राफिक स्केल बोलते हैं। जैसे कि पैलियो हो गया, फिर कार्बोनिफेरस, क्वांटरी, टर्शरी, तो ये सब जो स्केल्स होते हैं ना, वो हो गया आपकी जियोलॉजिकल स्केल। तो हम इसको स्केल्स पे हम इसको मापते हैं एट ऑल स्केल्स। और इसका फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होते हैं इसके, है ना, इसके मतलब चूँकि ये वहाँ के जो रॉक्स हो गए, यहाँ के जो मिनरल्स हो गए, और जो भी जैसे हमने अभी देखा कि ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, टूरिज़्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टूरिज़्म वगैरह कितने अच्छे से हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये वहाँ की इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं, ऑफरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंसाइट इनटू द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे बनी है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या क्या प्रोसेस हुआ होगा, तो इसको हम देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हमको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि अर्थ कैसे बनी, क्या था। उसके बाद
हिस्ट्री ऑफ साइंस, हम यहाँ पे जैसे कि साइंस हम पता कर सकते हैं हम, और इसको आगे ले जाके हम रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, रेफरेंस हो गया, तो ये सब सारे सेक्टर्स में हम इसको काम कर सकते हैं। इट इज़ अ लीगसी, जो जियो हेरिटेज साइट होती है वो एक लीगसी है। इट इज़ अ रिकॉर्ड दैट हैपन और हैपनिंग ऑन द अर्थ। मतलब ठीक है, पास्ट में तो इतने सारे इवोल्यूशन हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे मतलब अर्थ में साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। जैसे कि अभी अर्थक्वेक का आना, जैसे टर्की में आया था, है ना, या वॉल्केनो का फटना, है ना, जैसे कि लास्ट ईयर पैसिफिक ओशन के एक आइलैंड में जो वॉल्केनो फटा था वो हो गया। तो ये सब अर्थ की जो मूवमेंट्स है, जो अभी भी इवोल्यूशन हो रही है, वो उसको दिखाता है। तो अब इसके एग्जांपल्स हो गए फॉसिल, है ना। तो फॉसिल बेसिकली क्या होता है, ये बहुत ही मतलब मिलियंस ऑफ ईयर ऐसा, मतलब कोई भी लिविंग बीइंग जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो दब गया हो ज़मीन की किसी सतह में, तो उसे हम फॉसिल बोलते हैं। तो ये जो देखिए, ये जो है ना, ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक है ना, ये आप इसे लिख लीजिए। ये हो गए बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो रॉक्स होते हैं, है ना, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया जैसे कि इग्नेशियस, जो मतलब तुरंत जो ज्वालामुखी से फट करके जो रॉक्स वगैरह निकलता है, या धरती के नीचे जो मैग्नेटिक प्रोसेस के थ्रू जो बनता है, दैट इज़ इग्नेशियस रॉक। उसके बाद फिर एक हो गया हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, मतलब जो भी वाटर लेयर जो वाटर स्ट्रक्चर के अंदर होता है। और उसके बाद फिर एक होता है एक मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब इसका टाइम स्केल बहुत ज़्यादा होता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, मॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, इनका जो टाइमलाइन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो इग्नेशियस है ना, चाहे इग्नेशियस हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हो, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और एक अलग ही स्ट्रॉन्ग सा एक रॉकी स्ट्रक्चर वो बनाती है, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये हो गया रॉक फॉर्मेशन, नेचुरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया में क्या स्टेटस है। तो देखिए, जैसे हमने बात की जियो हेरिटेज साइट की, तो इसको गवर्न करता है बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में GSI भी बोलते हैं, और शॉर्ट में अभी हम इसको आगे GSI ही बोलेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर है, तो ऑब्वियसली एक सेंट्रल बॉडी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक सेंट्रल बॉडी हो गई। और इंडिया में टोटल 30 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें सम टोटल अभी 32 जियो हेरिटेज साइट अवेलेबल है। और जैसे कि ये हो गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या सर्वेक्षण है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये बना है 1851 में। ठीक है, ये बना है 1851 में। उस समय जब हम लोग का ब्रिटिश रहा था, तो उन्होंने जैसे जो कोयला होता है उसके खदान को मतलब एक्सप्लोर वगैरह करने के लिए, तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी 1851 में। तो याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या किस वायसराय के अंडर था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 1851 में कौन यहाँ पे इंडिया का वायसराय था, या वायसराय था, या फिर जो गवर्नर जनरल था कौन था, कैसा था, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद तो हो गया, हमने ऑथोरिटी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंडिया में इसके एग्जांपल के। तो जैसे कि हो गया शिवालिक फॉरेस्ट पार्क, शिवालिक फॉसिल पार्क, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एक फ़ोटो है, जो कि हालांकि इंटरनेट पे बहुत ब्लर सा मिला मुझे। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है शिवालिक फॉसिल पार्क का ये फ़ोटो हो गया। फिर स्ट्रोमाटाइट फॉसिल पार्क, छारमार कोटरा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट, छारमार कोटरा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे टोटल 32 जियो हेरिटेज साइट्स हैं, 32। तो मैं आपको अपकमिंग डिस्कशंस में मैं इसको अच्छे से आपको मैपिंग के थ्रू, है ना, मैप हो गया, तो उसके सेक्शन के अंडर मैं आपको ये चीज़ें कवर कराऊंगी। तो आप स्टे ट्यून, ताकि आप ये लेक्चर मिस ना करो। उसके बाद फिर हम आते हैं, अगला हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया जैसे कि अकाल फॉसिल वुड पार्क, जैसलमेर, राजस्थान।
और अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ में क्यों है ये फॉसिल पार्क और जियो हेरिटेज साइट, क्यों? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में एक टिटानोसॉरस बोल के एक डायनासोर है, टिटानोसॉरस बोल के एक डायनासोर है, उसका 92 नेस्टिंग साइट्स 92 नेस्टिंग साइट्स, 256 फॉसिलाइज्ड एग वहाँ पर मिला है रिसर्चर्स को। तो टिटानोसॉरस एक बहुत ही भीमकाय विशालकाय जानवर है, मतलब कुछ ऐसे है, उसकी पूंछ इतनी बड़ी सी है, फिर उसके बड़े बड़े इधर ऐसे करके 4 पैर है और ऐसे करके उसका मुंडी है ना। तो ये हो गया टिटानोसॉरस। तो ये डायनासोर के मतलब अंडे और फॉसिल वगैरह यहाँ पर मिले हैं। और ये जो फॉसिल है ये कितना पुराना है, तो ये 100 से 66 मिलियन ईयर को ये पुराना है। और इस समय जो इंडिया वास्ट कॉन्टिनेंट नॉट मर्ज्ड इनटू यूरेशियन लैंड मास, और ये समय ऐसा है कि इंडिया उस समय खुद एक कॉन्टिनेंट था। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या इंडिया मतलब हम लोग ऐसे यूरेशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग आते हैं, ठीक है, पर उस समय इंडिया खुद एक कॉन्टिनेंट था। सी यहाँ पर एक जैसे कि हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया, तो यहाँ पे एक ऐसा करके थ्योरी होती है जिस, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, जो इंडिया है ना, अब आप स्क्रीन ध्यान से देखिए, है ना, इंडिया जो है वो पहले साउथ, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था, और वो गोंडवाना लैंड मास, ठीक है, और ये ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया, है ना, जियोलॉजी का, दैट इज़ गोंडवाना लैंड मास, ये उसका हिस्सा था। अब मैं इसको आपको मैपिंग के थ्रू बताती हूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये इतना बड़ा सा अर्थ हो गया हमारा, है ना, ये इधर इक्वेटर हो गया, तो इधर हमारा कुछ पीस ऑफ लैंड मास वगैरह था, दैट इज़ इसे कहते हैं गोंडवाना। और यहाँ पे जो पीस ऑफ लैंड मास था उसको जैसे कि बोलते हैं लॉरेंशिया, है ना, लॉरेंशिया। और ये जो बीच में है ना, ये हम लोग का टेथिस सी था, ये टेथिस सी था। अब इंडिया यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, और इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऐसे मूव करके, है ना, ऐसे मूव करके फिर वो हम लोग का जो यूरेशियन लैंड मास है वो उससे टकराता है, और फिर इंडिया हम लोग का बनता है। तो ये इस पीरियड में इंडिया नहीं बना था, ये तब की बात है। और यहाँ पे फिर जैसे कि डेजर्ट ऑफ कच्छ, है ना, अब देखिए ये तो लोग, ये हो गया हमारा इंडियन पेनिनसुला। सी पेनिनसुला का मतलब एक ऐसा लैंडमास जो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ होता है। यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पे ऑफ बंगाल है, और यहाँ इधर इंडियन ओशन है, ठीक है। तो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ लैंड मास उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग का डेजर्ट ऑफ कच्छ है ना, गुजरात राज्य में, है ना, स्टेट ऑफ गुजरात, यहाँ पे कच्छ हो गया। और फिर ये जो इधर पूरा हम लोग का सेक्शन आ जाता है, दैट इज़ ये होगी हम लोग का पेनिनसुलर इंडिया। और उसमें भी एक हम लोग का एक डेडिकेटेड नेम हो गया हम लोग का डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप जैसे कि मैं आपको मैप में ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप बेसिकली कुछ ऐसे एरिया में वो ऐसे करके वो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कुछ समथिंग ऐसे डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो मतलब इस हिस्ट्री को ये बताते कि हाँ यहाँ पे इंडिया ऐसे स्टैक्टन हुआ था, क्योंकि देखिए ये जो हमारा, देखिए ये तो हो गया इधर गुजरात, है ना, ये इधर कच्छ का एरिया हो गया है। और यहाँ पे ये जो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया आता है, ठीक है, ये बेसिकली टेथिस सी की वजह से हुआ है, ठीक है। जब इंडिया यूरेशियन लैंड मास से मिलता है, तो वहाँ पे जो टेथिस सी था वो इवेंचुअली अभी डेजर्ट लैंड मास में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया उसका हिस्टोरिकल जियोलॉजिकल इवोल्यूशन। आफ्टर दैट यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ जो ये डेक्कन प्लेटो हो गया, ये एक वॉल्केनिक बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन है, याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी ने इसे पूछा है, ये रिसेंट प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये वॉल्केनिक और बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन है, यहाँ पे काली मृदा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है। सी अब आप पूछोगे वॉल्केनिक कैसे हो गया, यहाँ पे तो हमने कोई वॉल्केनो फटा ऐसा तो हमने कुछ नाम नहीं सुना। तो यहाँ पे वॉल्केनिक मतलब ऐसा हो गया, सपोज़ ये देखिए इधर इंडिया हमारा प्यारा देश, और उसके बाद फिर इधर चूँकि इधर अफ्रीका हो गया, है ना, और इसके नीचे तरफ में एक रीयूनियन
बोल के एक आइलैंड है, वहाँ से एक हॉटस्पॉट के थ्रू, है ना, एक हॉटस्पॉट स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू यहाँ पे बेसाल्टिक लावा यहाँ पे पोर हुआ था। और अभी जब इतने सालों बाद जब इसका जो मैग्मा जो लिंकेज है वो स्टॉप हो गया है, दैट्स अब ये पूरा सॉलिड हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मतलब हॉटस्पॉट के थ्रू, है ना। तो इतना याद रखिएगा, ये जो है ये हॉटस्पॉट के थ्रू आया है, ये जो बेसाल्टिक मैग्मा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो ये हो गया डेक्कन प्लेटो, वॉल्केनिक, बेसाल्टिक रॉक, ब्लैक सॉइल, कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अब हम आते हैं इश्यूज़ पर। अब देखिए ये सब पहाड़ पर्वत तो अब उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इवन इनफैक्ट मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी बहुत एशियंट रॉक है, इट्स बिलियंस ऑफ ईयर एशियंट रॉक यहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्टिल अब जैसे कि रोड हो गया, है ना, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये सब बनाने के लिए यहाँ पे बहुत अभी मतलब पहाड़ों को तोड़ना, चट्टानों को तोड़ना, ये सब बहुत चलता है। तो देखिए बहुत दुख लगता है। तो अब क्या है कि मतलब ऐसे जो पहाड़ हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, तो इनको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जाता है। इनके कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। और फिर लोग ऑब्वियसली इसको इग्नोर करते हैं कि यार पहाड़ पर्वती तो है, तोड़ दो या कुछ भी बना दो, है ना, मिनरल्स है माइन करो। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसकी वजह से जो पब्लिक जो भी जनता है, आम जनता के दिमाग से मतलब इनका जो इम्पोर्टेंस है वो हट जाता है। और अभी और एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी आपको अपना नेटिव प्लेस का एग्जांपल दिया, अनदर एग्जांपल हो जाता है जैसे कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, है ना। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड का, है ना, वर्ल्ड का सबसे पुराना, मतलब दुनिया का सबसे पुराना, है ना, गोल्ड, लेड, जिंक, इसके माइंस हैं। तो अब अभी जब इस बात का एहसास हुआ है कि हाँ ये दुनिया का सबसे पुराना है, तो इसको भी प्रिजर्व किया जा रहा है, लेकिन स्टिल ये थ्रेटन है, क्योंकि अब ये सब प्रीशियस मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल है, तो ऑब्वियसली इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो स्टिल ये भी ये थ्रेटन है। तो ये कुछ अभी इश्यूज़ हैं इनके साथ कि इनको प्रॉपर अटेंशन, कंजर्वेशन और इनका जो डिजिग्नेशन होना चाहिए वो इनको नहीं मिलता है। तो अब इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी पार्लियामेंट में, मतलब पिछले साल एक बिल लाया गया है, दैट इज़ ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। ये बिल अभी लाया गया है। और इस बिल के हम चलिए एम को डिस्कस करते हैं। ये बिल कहता है कि हमें ऐसे जो भी जियो हेरिटेज साइट है हमें उसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करना है, उसका देखभाल करना है, रख रखाव करना है। और उसके बाद जो भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, ठीक है, और इनफैक्ट इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के भी हैं, ताकि हम उनको अच्छे से स्टडी कर सकें, हम उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर सकें, एजुकेशन फैला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसर्च कर सकें और लोगों में हम अवेयरनेस ला सकें। तो ये इसका बेसिकली एम हो गया। उसके बाद ये कुछ चीज़ों को डिफाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे बोला है ना, जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट, जियो रिलिक्ट साइट। तो देखिए बिल है तो ऑब्वियसली उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि जियो हेरिटेज साइट ऐसी साइट्स होते हैं, साइट्स कंटेनिंग जियो रिलिक्ट्स, साइट्स कंटेनिंग जियो रिलिक्ट्स एंड फेनामेना, मतलब यहाँ पे मतलब पत्थर, मिनरल, ऐसे स्ट्रक्चर भी होने चाहिए, और ऐसी जो फेनामेना है, जो प्रोसेस है, वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट होने चाहिए। स्ट्रैटिग्राफिक टाइप सेक्शंस, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म। तो यहाँ पे मतलब देखिए ये पूरा कंबाइन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा जगह जहाँ पर आपको मतलब ऐसे पत्थर मिनरल्स भी बने, और जैसे कि ऐसे पहाड़ पत्थर या ऐसे कोई रॉक्स फॉर्मेशन हुई है जो मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस के थ्रू वो बनी हुई है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, जैसे कि इंडोमॉर्फिक, एक्सोमॉर्फिक हो गए, तो ये सब सारी जो स्ट्रक्चर हो गए उनके थ्रू वो बनी हुई है। और फिर इसका एग्जाम्पल्स देता है, जैसे कि कोई केव हो गया, है ना, जैसे कि एक कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो केव होती है, कास्ट टोपोग्राफी, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया इधर कास्ट टोपोग्राफी, ऐसे केव्स हो गए, नेचुरल रॉक स्कल्पचर हो गया, जैसे कि हमने तभी ये प्रीवियस, है ना, रॉक स्कल्पचर ये देख रहे हो, ये हो गया, ठीक है, जैसे कि ये रॉक स्कल्पचर हो गया। उसके बाद फिर
रॉक स्कल्पचर हो गया है और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, क्योंकि देखिए ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये बाउंड्री देख के बनते नहीं, ये तो बाउंड्री लेस होता है, हमारे नेबर कंट्री से भी ये सब सारी चीज़ें जुड़ी रह सकती हैं। और सच पोर्शन ऑफ लैंड एडजॉइनिंग द साइट, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर फिर इसको कम आसपास में जो लैंड है उसको भी फिर उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये हो गया जियो हेरिटेज साइट का मतलब, ठीक है। इतने सारे मतलब ज्योग्राफिक और जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनता है फिर उसको हमें प्रिजर्व करना है। जियो रेलिक की बात होती है, देखिए रेलिक का मतलब होता है अवशेष, है ना, अवशेष। तो एनी रेलिक और मटेरियल of a geological significance or interest like sediments, rocks, minerals, meteorite और फॉसिल। meteorite तो देखिए जो आसमान से जो चीज़ें, जो अंतरिक्ष से जो धातु पत्थर वगैरह आते हैं तो वो हो गया meteorite, उसको भी प्रिजर्व करना है। और उसके बाद फिर जो बहुत ही पुराना मतलब जियोग्राफिक स्केल उन्होंने बोला ना यहाँ पे जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, तो ऐसी जो भी पत्थर चट्टान है तो उसको भी जो चीज़ें हैं उसको भी हमें प्रिजर्व करना है। तो ये 2 चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद बिल जो है वो हमें क्या बताता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न है। सबसे पहले की ऑथोरिटी, ठीक है, ऑथोरिटी। तो इस बिल के अकॉर्डिंग इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टर जनरल है उसको एब्सोल्यूट पावर दिया गया है कि वो किसी भी साइट को जियो हेरिटेज साइट वो डिक्लेयर कर सके अंडर RFCTLARR एक्ट 2013। तो ये बेसिकली कानून है जिसके तहत लैंड एक्विजिशन किया जाता है। इसका पूरा नाम हुआ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, बहुत लंबा नाम है। तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख देती हूँ, दैट इज़ राइट टू फेयर compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, जो लोग डिस्प्लेस होंगे उनको रिहैबिलिटेट करना, रीसेटलमेंट कि जो भी उनको कंपनसेशन देना रहेगा लोगों को, उनका पैसा जो कि मॉनेटरी लॉस होगा, दैट इज़ रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का ये कानून है। उस एक्ट के तहत उसको एक्वायर किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसका जो स्टैचूट है, लॉ है, वो किस बेसिस पे है। उसके बाद जो भी प्राइवेट लैंड पे है ना, ऐसे देखिए इंडिया में तो बहुत सारे जो लैंड है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी होते हैं। तो ऐसे जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी ऐसे रिलिक्स है या फॉसिल अगर पाए जाते हैं तो जो GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो उसको एक्वायर कर लेगा। कोई सेडिमेंट हो गया, रॉक, पत्थर, मिनरल, मेटेओराइट, फॉसिल, तो इसको जो GSI है वो इसको एक्वायर कर लेगा। उसके बाद 100 मीटर के दायरे में, है ना, ऐसा कोई भी जियो हेरिटेज साइट हो गया है तो याद रखिए ये टर्म, दैट इज़ 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़रूरी ना हो, ठीक है। जब तक कि मतलब जैसे कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई एसेंशियल कंस्ट्रक्शन अगर बनाना हो तो ही इसको परमिट किया जाएगा, या फिर जो साइट है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए ही उनको मतलब साइट ऐसा दिया जाएगा, ठीक है। प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जियो हेरिटेज साइट एंड पब्लिक वर्क एसेंशियल टू पब्लिक। तो यही इसी 2 केस में आपको कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए अगर कोई भी सिटीजन्स जैसे कि अगर वैंडलाइज करता है, मतलब तोड़ फोड़ करता है, ऐसे स्ट्रक्चर को डिफेसमेंट करता है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने अगर कोई डायरेक्टिव्स इशू किए हैं तो उसको अगर वॉयलेट करता है तो ऐसे केस में फिर उसको 5 लाख तक का उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा, या उसको इम्प्रिजनमेंट भी उसको हो सकती है। तो ये पीनल प्रोविज़न हो गए। उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये हो गया जैसे कि ये केरल में है, ये जो लैंडमार्क है ये बेसिकली केरल में है। तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब इसका कितना अपर्दन हो चुका है, और इसको देख के तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि इसकी क्या अहमियत है। मतलब
हो सकता है बुलडोज़र चला दिया, तोड़ ताड़ दिया, रास्ता बना दिया, होटल बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो ऑब्वियसली इसकी जो महत्व है उसको देखते हुए तो ये खतरे में ही है। तो ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल अभी पास किया जा रहा है। देखिए अब बिल तो आ गया है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे इश्यूज़ है लोगों में, जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट्स हु वर्कड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GSI। देखिए जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे, जैसे कि हो गया सेंट्रल, स्टेट, ऐसे मतलब यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को वो फंडिंग करता है या उनके साथ मिलके काम करता है। लेकिन ऐसे प्रोफेसर, ऐसे रिसर्चर जो इन कॉलेजेस में नहीं है, वो अलग किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वो इनसे एक्सक्लूड हो जाएंगे। साथ ही साथ जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। और एक प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे जो भी यहाँ के लोकल पीपल है, जैसे ट्राइब हो गए, है ना, लोकल पीपल हो गए, तो उनको फिर लैंड का इशू आएगा, ठीक है, उनके लैंड लिवलीहुड, ये इश्यूज़ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए राइटर एक वे फॉरवर्ड बताते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन हो गया नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी, तो इसी के जैसा हमें एक इंक्लूसिव और एक डेमोक्रेटिक बॉडी बनाना चाहिए, ताकि हम साइट्स को हम प्रॉपर डिस्कशन के साथ सबके हित में ध्यान रखते हुए हम उसको डिक्लेयर कर सकें और उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकें। और जो बाकी रिसर्चर्स हैं उनको भी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके कि वो भी GSI के साथ मिल करके वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सके, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो गिवन द प्रीमियम फॉर लैंड एंड इंडियाज़ इकोनॉमिक नीड, we will there will be conflict over the question of preservation, livelihood, but any legislation must endeavor to balance these forces and enable consensus। देखिए सबसे पहला बात कि इंडिया में ऑब्वियसली लैंड एक बहुत ही प्रीशियस कमोडिटी है और स्कार्स भी है, और साथ ही साथ हमें इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखना है। क्यों? क्योंकि जो जियो हेरिटेज साइट्स है यहाँ पे ऐसे बहुत ही प्रीशियस मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने तभी देखा राजस्थान में, है ना, आंध्र प्रदेश में, है ना, गोल्ड है, जिंक है, लेड है, तो ऐसे माइंस है। तो ये हम मिनरल्स हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनकी लिवलीहुड का भी सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे लिवलीहुड का भी सवाल है। तो यहाँ पे इन सब तीनों के बीच में इनफैक्ट, और जब हम ऐसी चीज़ों का प्रिजर्वेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास इन चार चीज़ों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बीच में हमें बैलेंस बनाना है और लोगों के कंसेंसस के साथ हमें काम करना है। तो इसी के साथ मैं अभी अपना ये डिस्कशन अभी एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मैंने और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स में मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप उन्हें ज़रूर प्लेलिस्ट में जा करके चेक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।